हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आरएसी का बताऊंगा, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आते ही हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं आपका कंप्लीट इसका जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं और ये कैसे वीसीआरएस से डिफरेंट है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको रेगुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे, जो कि आपको डेफिनेटली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, इसका जो नाम लिखा हुआ है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, यहाँ पे जो ये एब्जॉर्प्शन टर्म है इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पे हम जो है वीसीआरएस में हमने देखा कि वर्क के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है, बट इस सिस्टम में आप देखोगे कि हम कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं। कंप्रेसर के बदले हम इसमें जनरेटर का यूज करते हैं, उसके बाद हम एब्जॉर्बर यूज करते हैं, आपका एनालाइजर यूज करते हैं, फिर रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूज करते हैं हम एट द प्लेस ऑफ कंप्रेसर इन द VARS सिस्टम। ठीक है, तो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे हम यूज करते हैं और कैसे इन सब चीज़ों के हेल्प से हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। बट मैं थोड़ा सा पहले आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ अबाउट द VCRS, ताकि आपको VCRS टर्म जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और पढ़ने में मजा आए। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम वो चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, उसका यूज क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है VARS का, कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू VCRS। ठीक है, 0.3 से लेके 0.5, ये MCQ क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा गया है एक बार भी। ठीक है, तो VCRS के कंपैरिजन में ये लो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं हीट का, वो लो ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, एनर्जी जो इनपुट एनर्जी देते हैं वो लो ग्रेड एनर्जी हीट देते हैं, और VCRS में हम क्या इनपुट एनर्जी देते थे, हाई ग्रेड एनर्जी वर्क। कंप्रेसर में आप वर्क देते थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम कंप्रेसर यूज नहीं करते। कंप्रेसर के जगह पे हम एब्जॉर्बर, जनरेटर, एनालाइजर और रेक्टिफायर यूज करते हैं। और यहाँ पे इसमें एब्जॉर्बर में, सॉरी, जनरेटर में जो हीट आता है वो रिन्यूएबल सोर्स से आता है। ठीक है, या तो सोलर होगा, कोई सोलर बैटरी होगा, विंड होगा, कोई भी हो सोर्स, बट वो रिन्यूएबल सोर्स होगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो इफिशियंसी होता है ओवरऑल एज कम्पेयर टू VCRS बहुत ही ज़्यादा लो होता है इसके केस में। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और जो यूज होता है हमारा VARS सिस्टम में, वो अमोनिया वाटर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, मतलब जो वर्किंग फ्लूइड होता है, अमोनिया और वाटर दोनों होता है। ओके, इसमें जो आपका अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया जिसका NH3 होता है, अमोनिया आपका रेफ्रिजरेंट है। ओके, और जो वाटर है वो हमारा एब्जॉर्बेंट है। ये मैं बताऊंगा कि दोनों का यूज क्या है यहाँ पे, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का। बट पहले आप इतना सा याद रखो कि अमोनिया और वाटर का कॉम्बिनेशन का जो VARS सिस्टम होता है उसमें अमोनिया आपका रेफ्रिजरेंट होता है, मेन रेफ्रिजरेंट अमोनिया होता है, और आपको हेल्प करने वाला जो है उसमें एब्जॉर्बेंट क्या होता है, वाटर होता है। ओके, और अमोनिया से अगर आपको याद आए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरा भी VARS सिस्टम होता है, जैसे कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर या लिथियम क्लोराइड वाटर। बट इसमें होता क्या है कि लिथियम ब्रोमाइड जो है ये आपका एब्जॉर्बेंट होता है, और आपका वाटर जो है आपका रेफ्रिजरेंट बन जाता है इन दोनों सिस्टम में। ठीक है, बट ये दोनों सिस्टम जो है मेनली सिर्फ एयर कंडीशनिंग के लिए यूज किया जाता है, AC पर्पस में। ठीक है, इसको हम नॉर्मल यूज नहीं लाते हैं, लिथियम ब्रोमाइड वाटर कॉम्बिनेशन को या तो फिर लिथियम क्लोराइड वाटर कॉम्बिनेशन को ना। इसका एडवांटेज या फिर यूजफुल सबसे बड़ा ये है कि हम वहाँ पे यूज करते हैं इसको, या तो फिर वहाँ पे करना ज़्यादा ये इकोनॉमिकल होता है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट अवेलेबल हो, या तो फिर रिन्यूएबल सोर्स कोई अवेलेबल हो। ठीक है, क्योंकि जनरेटर में जो हीट आता है वो किसी रिन्यूएबल सोर्स से ही आता है। ठीक है, या तो फिर किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका हाई हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो, वहाँ पे आप इस सिस्टम का यूज करके, अगर वहाँ पे कोई सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, कोई भी ऐसा व्यवस्था है जिससे कि आपको हीट एनर्जी मिल सके लो ग्रेड फॉर्म में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है।
और इसके केस में जो है हीट एब्जॉर्ब किया जाता है जनरेटर और इवोपरेटर दोनों में, ठीक है। VCRS के केस में हीट एब्जॉर्ब किया जाता था सिर्फ और सिर्फ इवोपरेटर में, बट VARS के केस में जनरेटर भी हम लो ग्रेड एनर्जी में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जबकि हीट रिजेक्ट करते हैं कंडेंसर और एब्जॉर्बर दोनों में, ये बात ध्यान रखना। VARS में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है जनरेटर और इवोपरेटर दोनों में, और हीट को रिजेक्ट किया जाता है कंडेंसर और एब्जॉर्बर में दोनों में, ठीक है। तो ये था कि VARS और VCRS में डिफरेंस क्या है और कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा यूजफुल है। अब इसका ना थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, मैं इस स्केच में थोड़ा अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे VARS सिस्टम VCRS से डिफरेंट है और इसमें हम किस तरह से यूज करते हैं, ओके। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान ये दो कि इस स्केच में मैंने कंप्रेसर कहीं पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर होना चाहिए था, अगर इसमें कंप्रेसर मैं लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका VCRS बन जाएगा, ठीक है। तो इस कंप्रेसर को यहाँ से निकाल के इसमें क्या लगाया गया है, यहाँ पे ये एब्जॉर्बर लगा गया है, ठीक है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे ये जनरेटर लगाया हुआ है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसमें एनालाइजर है, और चौथा क्या है आपका रेक्टिफायर, ठीक है। मैं बारी बारी करके सबका यूज बताता हूँ कि सबका यूज क्या होता है और कैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन होता है, ओके। तो होता क्या है कि रेफ्रिजरेटेड एरिया से हीट को एब्जॉर्ब करके हम किस में सेंड करते हैं, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में हमारा हीट आता है, ये अमोनिया जो है लिक्विड के फॉर्म में इवेपोरेटर में रहता है, और जैसे ही इसमें हीट मिलता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है। तो अमोनिया वेपर अब जो है कंप्रेसर में नहीं जाके VARS में किस में हम सेंड करते हैं, एब्जॉर्बर में, ठीक है। एब्जॉर्बर में होता क्या है, जैसे ही अमोनिया इस वाटर से मिलता है, और यहाँ पे जो है वाटर रहता है पहले ही, ये एक वाटर टैंक है लगा हुआ, इस वाटर टैंक में जाता है, वो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो लिक्विड इस पंप में जाती है, ठीक है। और इस पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में बोलते हैं। रीजनरेटिव का मतलब ये हुआ कि इस हीट एक्सचेंजर को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो हम इसी सिस्टम से लेते हैं, ठीक है। ये मैं ऊपर करूंगा अभी स्केच तो वहां पे दिख जाएगा, बट यहाँ पे फिलहाल में देखो पंप जो आपको लगा हुआ है, आप सोच सकते हो कि आप बोलोगे कि पंप में जो हम वर्क दे रहे हैं वो तो हाई ग्रेड एनर्जी है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि पंप में जो आपका एनर्जी होता है कंप्रेशन करने के लिए, यहाँ पे चूंकि लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हैं इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन के कंपेरिजन में इसमें ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स जो है आपको वर्क कम करना पड़ता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इतना सा जो है इग्नोर करना पड़ेगा कि हम इसमें हाई ग्रेड एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो पंप के हेल्प से हम इसको रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, और यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, हीट फिर इससे निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें जो आता है हीटेड वाटर वो इसी टैंक से आता है, इसी जनरेटर से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पानी फिर यहाँ से कहाँ चला गया, आपका जनरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है, अमोनिया और लिक्विड वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब इस जनरेटर में जैसे ही जाएगा, ये जनरेटर क्या कर रहा है, लो ग्रेड एनर्जी से कोई रिन्यूएबल सोर्स से हीट एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सोलर प्लेट लगा हुआ है जो कि सनलाइट आ रहा है और यहाँ से हीट एनर्जी ले रहा है। तो ये सोलर एनर्जी जो है इस कंप्लीट वाटर और अमोनिया के मिश्रण को जो है वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस वाटर टैंक में, इस जनरेटर में देखो इन दोनों का वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस जनरेटर में आए हुए हीट की वजह से, ठीक है। तो ये जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा आपका ये एनालाइजर से बाहर जाएगा, ठीक है। अब एनालाइजर से बाहर जाएगा तो यहाँ पे एनालाइजर का काम क्या होता है कि इससे जो अमोनिया निकल रहा है और उसमें जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर को ये कंडेंस कर देता है, ठीक है। मतलब वाटर वेपर को ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, इसको लिक्विड में फिर से कन्वर्ट कर देता है, और वो लिक्विड कहाँ चला जाता है, इसी टैंक में चला जाता है, ठीक है। और इस टैंक से फिर से वो लिक्विड कहाँ पे चला जाता है, आपका इस एब्जॉर्बर टैंक में चला जाता है, ओके। और यहाँ से आपका क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया वेपर निकलता है, ठीक है। अमोनिया वेपर, यहाँ पे वेपर इन द सेंस क्या हुआ कि थोड़ा बहुत इसमें वाटर बच ही जाता है, बट हमें कंप्लीट यहाँ से वाटर को रिमूव करना है, और रिमूव इसलिए करना है ताकि अगर आप फिर से यहाँ पे थ्रॉटलिंग करो आगे में, तो थ्रॉटलिंग में क्या होता है, प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, बहुत ही हाईली डिक्रीज होता है प्रेशर में, और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी। अगर इसमें वाटर रहेगा तो
अमोनिया का तो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में 33 होता है, ठीक है, बट वाटर का 0 ही होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया तो ये आइस में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाए, चोक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चोक से बचाने के लिए आपको कंप्लीट यहाँ पे से जो है वाटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली सारा का सारा वाटर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर का वर्क होता है जितना भी अमोनिया में वेपर है, H2O वेपर, उसको फाइनली कंडेंस करके, ये देखो यहाँ पे कंडेंस करके फिर से इसको जनरेटर में भेजता है और ये जनरेटर से एब्जॉर्बर टैंक में चला जाता है सेपरेट, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ से जो आउटपुट आता है हमारा वो NH3 आता है, ठीक है। अब ये अमोनिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, किस में गया, तो आपके कंडेंसर में गया, ठीक है। कंडेंसर आपको जो है, सॉरी यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे हम जनरेटर से हीट करके अमोनिया को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और हाई प्रेशर में भी, और ये इंटर करेगा वेपर फॉर्म में कंडेंसर में, और यहाँ से जब निकलेगा तब जाके अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट ये हाई प्रेशर पड़ेगा। अब हमें इसको थ्रॉटलिंग के थ्रू प्रेशर को लो कराएंगे, डिक्रीज कराएंगे, फिर से ये ठंडा अमोनिया लिक्विड इस इवोपरेटर में आएगा और फिर से यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हम जहाँ पे जो भी चाहते हैं रेफ्रिजरेटेड एरिया में कूलिंग करने का, वो कूलिंग करेगा, और फिर से इसी तरह ये कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। इसमें बस ध्यान ये देना कि आप अमोनिया जो है आपका रेफ्रिजरेंट है और वाटर एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। और सेकंड बात ये कि आपका इसमें कंप्रेसर नहीं रहता है, कंप्रेसर के जगह पे इसमें जनरेटर रहता है, एब्जॉर्बर रहता है, और उसके बाद आपका एनालाइजर रहता है एंड रेक्टिफायर रहता है। एंड थर्ड बात ये कि COP ऑफ द VARS सिस्टम इज लो एज कंपेयर टू VARS सिस्टम, ठीक है। तो उसी चीज को जो है मैंने कंप्लीट वर्किंग को यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आप इस वर्किंग को लाइन बाय लाइन मैंने जो भी अभी एक्सप्लेन किया इसमें वही 100% लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो या तो फिर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप COP ऑफ VARS सिस्टम निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए तो आपको बस तीन चीज जो है इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना है, तीन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। जब भी COP ऑफ VARS का न्यूमेरिकल आता है उसमें हमें तीन टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। एक हमें जनरेटर का टेम्परेचर दिया जाता है, एक हमें इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिया जाता है, और एक जो हमें एम्बिएंट टेम्परेचर या एब्जॉर्बर का टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बस COP ऑफ द VARS सिस्टम का निकालने के लिए अगर आपको ये तीनों टेम्परेचर पता है तो COP का फॉर्मूला जो होता है वो TG माइनस T नॉट, ओके, और अपॉन T नॉट माइनस TE, एंड यहाँ पे आपको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा TE अपॉन TG, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, बट ये याद करने में थोड़ा T नॉट TG ये जो है ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, आप इसको अरेंज कर दो TG, T नॉट और TE के फॉर्म में, ठीक है। अब इन दोनों से आप इफिशियंसी निकाल लो कार्नोट साइकिल का, और इन दोनों से रेफ्रिजरेशन साइकिल का, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हाइयर टेम्परेचर ये है और ये लोअर टेम्परेचर, और ये सबसे ज़्यादा लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन में आप इफिशियंसी निकालो, कार्नोट इफिशियंसी क्या होगा आपका, 1 माइनस T नॉट अपॉन TG होगा। अब यहाँ से जो है आप रेफ्रिजरेशन का COP निकालो, ठीक है। तो वहां से आपका होगा TE अपॉन T नॉट माइनस TE, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको देखो सेम यही वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो TG माइनस T नॉट आ गया, और नीचे में ये आपका TG आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ गया TE माइनस T नॉट माइनस TE, ठीक है। इसको और अब इन दोनों को जहां आप सेम मिला दो, देखो ऊपर में हमारा आ गया TG माइनस T नॉट, नीचे में आ गया T नॉट माइनस TE, ऊपर में आ गया TE और नीचे आ गया TG। तो ये याद रखने का तरीका है, इसमें आपको थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप याद कर सकते हो तो सही है, नहीं तो आप ये वाला तरीके से याद कर लो। जब भी आए हमें दिमाग वमाग आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल आप इसको फॉलो करो, इस रूल को, तीनों को अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज जनरेटर का होगा, और सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जो होगा वो इवेपोरेटर का होगा। उसके बीच में कोई भी टेम्परेचर तीसरा हो उसको उसके बीच में रखो। ऊपर के कॉम्बिनेशन को आप जो है इफिशियंसी के टर्म में लिखो, कार्नोट इफिशियंसी, और नीचे वाले को रेफ्रिजरेटर के टर्म में, बस उसको कैलकुलेट कर लो, वही आपका COP आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो COP का सिंपल जो फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये तो होता ही, ठीक है।
बट चूंकि यहाँ पे वर्क हम देते ही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो COP निकलता है वो इस फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला COP ऑफ VARS सिस्टम का, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ओके, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच, गुड लक।